नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दुष्यंत शर्मा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हमने स्वरों को पढ़ लिया था और वर्णों के बारे में जान लिया था। मैंने आपको 11 स्वर और 33 व्यंजन बताए थे और आज हम व्यंजन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर मूलतः 11 स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। तो आपको याद होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा। ठीक है, और नहीं याद हो तो पिछली वीडियो में देख के आप एक बार याद कर लें, और ना याद हो तो बार बार वीडियो देखें और याद करें, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के बारे में। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 33। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने व्यंजन हैं? 33। आज हम 33 व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यंजन होता क्या है? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि स्वरों की सहायता से उच्चारण, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात इनके उच्चारण में कम समय लगता है, स्वरों के उच्चारण जब हम करते हैं उसकी अपेक्षा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कि आप एक स्वर का उच्चारण करेंगे तो आप बोलेंगे उसको एक लंबे समय तक खींच सकते हैं। मैंने क्या कहा कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात उनको आप लंबे समय तक खींच सकते हैं, लेकिन आप व्यंजनों को लंबे समय तक नहीं खींच सकते। आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे कि का उच्चारण करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? क। इसको आप लंबे समय तक नहीं खींच सकते, लेकिन जैसे कि आप आ का उच्चारण करेंगे तो क्या आप करेंगे? क। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बोलते हैं? इनको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी मैंने बताई? 33। कितनी संख्या बताई मैंने? 33 संख्या बताई आपको व्यंजनों की। सबसे पहले आते हैं आपके क वर्ण, का वर्ग। दूसरा आता है आपका च वर्ग। तीसरा आता है आपका ट वर्ग। चौथा आपका ता वर्ग और पांचवा आता है आपका प वर्ग। इस प्रकार से एक वर्ग में 5 संख्या है। कितने वर्ण की संख्या है? 5। जैसे कि का वर्ग में 5 वर्ण, चा वर्ग में 5 वर्ण, टा वर्ग में 5 वर्ण। इस प्रकार से ये 25 व्यंजन, ये 25 वर्ण, इनको हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस लोग भूल जाते हैं। इसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप क्या करें? कच तप, इनके पहले वर्ण को, जो पहला वर्ण है उनको याद कर लें। उसको आपको आगे फायदा होगी। आप जब आगे व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको उसमें फायदा होगी। तो आप इसको याद करने के लिए, इनका सीक्वेंस याद करने के लिए इनका पहला वर्ण याद कर लें। ठीक है, अब दोस्तों इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 25। वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ढ, ढ, मतलब ये इस प्रारंभ के 5 वर्ग, इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, एक व्यंजन तब होता है जब उसके नीचे हलंत लगा होता है। स्वतंत्र रूप से व्यंजन जब होता है जब उसके नीचे हलंत लगा होता है। ठीक है, यह व्यंजन तब तक नहीं होता है जब तक इनके नीचे हलंत नहीं होता है, क्योंकि हलंत अगर किसी व्यंजन के नीचे लगा है, हलंत किसी व्यंजन के नीचे लगा है, अर्थात तो वह स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, उसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने क लिया, ठीक है, क्या लिया? क। अगर इसका आप विश्लेषण करेंगे, इस शब्द को खोलेंगे तो इसमें क हलंत प्लस अ, धन अ, इसमें से अ निकलेगा। अ की ध्वनि है, अर्थात यह आ की सहायता से बोला जा रहा है। किसकी सहायता से बोला जा रहा है दोस्तों? अ की सहायता से। ऐसे ही हम अगला वर्ड लेंगे ख। अगर ख में से भी आप इसका अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? अ बार आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और एक व्यंजन तभी होगा जब इनकी वो अकेला होगा और हलंत लगा होगा। ये आपका वर्गीय व्यंजन हो गए कहाँ तक? माँ तक। इनकी संख्या टोटल कितनी होगी? 25। ठीक है, अब अगले दोस्तों आते हैं
क्या आते हैं, य र ल व, क्या आते हैं, य र ल व। दोस्तों इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है कि जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अंत ही स्थित है, उनको क्या कहते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित है, कहाँ है, स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित है, उनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ना तो जो स्वर है, ना तो जो स्वर है ना व्यंजन है, उनके बीच में स्थित है, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इनमें दो वर्ण आते हैं, य और व। कौन से आते हैं, य और व, य और व। इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये य आ और ई से मिलकर बना, किससे, आ और ई से मिलकर बना होता है, और वह आपका आ और ऊ से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आ और ऊ से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्या होता है दोस्तों, जो ना तो स्वर ही है ना व्यंजन है, उनको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ना तो जो नर है ना जो नारी है, अर्थात क्या है, अर्धनारीश्वर है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। किसको कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। जो स्पर्श व्यंजन है, जो म के बाद में आते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अगला आता है आपका ये श श स ह, इसको क्या कहते हैं, स स श ह। इनको हम बाद में, अभी हम केवल सा सीटी वाला, सा सटकोट वाला, सा सरोते वाले के तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम इनका नामकरण करेंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। जैसे कि इसको तालव्य सा बोलेंगे, इसको मूर्धन्य सा बोलेंगे, और इसको दंत सा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इन चारों को क्या कहते हैं हम, ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनका उच्चारण करते हैं तो वायु एक ऊष्मा के रूप में निकलती है। हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो एक ऊष्मा के रूप में निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनको हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे टोटल कितने वर्ण हो गए, 25। मूलतः जो आपके वर्ण हैं वो कितने हैं, 44, और मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 25 स्पर्शी हो गए, और 8, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्मी, 8 क्या हो गए, ये हो गए। अर्थात ये आपके टोटल 33 मूल व्यंजन हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या व्यंजनों के बारे में जान लिया था, अब हम क्या करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण, कि व्यंजनों को किस प्रकार से, कितने भागों में, कितने प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजन को 2 प्रकार से बांटा गया है, हम 2 प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा हम बांटते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। कितने भागों में बांटते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। दोस्तों एक शब्द आता है प्रयत्न, क्या शब्द आता है, प्रयत्न। प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, क्या होता है प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ होता है, हम जब इसमें वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं, वर्णों में पढ़ रहे हैं, तो यह प्रयत्न का अर्थ क्या होगा, प्रयत्न का अर्थ होगा कि मुख विवर में वर्णों के उच्चारण में जो करने में जो यत्न किया जाता है या जो प्रयास लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से पढ़ेंगे हम व्यंजनों के वर्गीकरण को, 2 प्रकार से पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। हमने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसको 2 प्रकार से विभाजित किया है, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। सबसे पहले नंबर 1 पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा किया है कौन सा, विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर। कितने, देखो इसको याद करने का एक ही तरीका है
कि सबसे पहले उच्चारण हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्थान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा क्या है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, मतलब जो उसमें कोशिश लगती है, किस भाग से लगती है, वो उसका दूसरा क्या बोलते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब अगला आता है आपका क्या, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमने दो प्रकार से बांटा है। सबसे पहले पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब जब हिंदी का विकास हुआ था, विकसित हुई थी, तब किस प्रकार से बांटा गया था। तो जैसे जो परंपराओं में चला आ रहा है उसको, जो पिछला है उसको हम क्या बोलते हैं, पारंपरिक। ठीक है, तो पारंपरिक उच्चारण स्थान। तो दूसरा कौन सा बांटेंगे हम, विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर। विकास काल में परिवर्तन मतलब जो धीरे धीरे विकास होता है। मैंने पहले ही बताया था कि भाषा विकासशील होती है, विकास होता रहता है। जो पूर्व से जो विकास हुआ है, जो पहले था उसमें से थोड़ा सा जो विकास हुआ है, उसको हम उस प्रकार से पढ़ेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर। दो प्रकार से बांटेंगे, पारंपरिक और विकास काल के आधार पर। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर, पारंपरिक उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले हम किसको लेते हैं, कंठ। सबसे पहले हमारे मुख विवर में क्या आता है, हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर में सबसे पहले क्या आता है, हमारा कंठ आता है। कंठ कौन सा होता है दोस्तों, ये। इससे ऊपर कौन सा आता है, तालव्य। जो उससे ऊपर होता है वो कौन सा आता है, तालव्य। फिर उससे ऊपर आता है आपका कौन सा, मूर्धा। जो तालव्य के बाद आता है वो कौन सा होता है, मूर्धा। और मूर्धा के बाद में आपका आता है दंत। दंत बोले तो आपके दांत, दांत आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं कौन से, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, पारंपरिक आधार पर इतने प्रकार से हम पढ़ेंगे। आपके व्यंजनों को इतने प्रकार से बांटेंगे। कंठ, कंठ के बाद में तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। मैंने आपको बताया था कि आप वर्गों को कचट तप के याद कर लें। किससे, कचट तप से याद कर लें। अगर आप कचट तप से याद कर लेते हैं तो उसमें ये आता है, ये सीक्वेंस आपके यहाँ काम आएगा। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले कंठ आएगा, उसके बाद आपका तालव्य आएगा, फिर आपका मूर्धा आएगा, मूर्धा के बाद दंत, फिर ओष्ठ आएगा। उसी प्रकार से आप अगर सीक्वेंस याद कर लेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले क वर्ग, क वर्ग कौन से आ रहा है, पहला वर्ग है। और आपका पहला कौन सा भाग आता है, मुख विवर के अंदर कंठ। तो उसको आप कैसे याद करेंगे, कंठ के साथ क। उसके बाद आपका कौन सा आता है, चा वर्ग आता है। तो चा वर्ग किसके साथ आएगा, तालव्य के साथ, क्योंकि मुख विवर में दूसरा नंबर किसका आता है, तालव्य का। इसी प्रकार से मुख विवर में तीसरा नंबर आपका आता है मूर्धा का, अर्थात मूर्धन्य में कौन से रखेंगे, ट वर्ग को, क्योंकि ये अपने व्यंजनों के जो तीसरा वर्ग होता है उसमें आता है। अगला कौन सा आता है दोस्तों, आपका दंत्य। चौथा मुख विवर में कौन सा आता है, आपका दंत्य। तो और आपका व्यंजनों में चौथा वर्ग कौन सा आता है, ता वर्ग आता है। कौन सा आता है दोस्तों, ता वर्ग। आपका मुख विवर में पांचवा कौन सा आता है, पांचवा आता है आपका ओष्ठ। कौन सा आता है मित्रों, ओष्ठ आता है। और आपका व्यंजनों में कौन सा वर्ग आता है, पांचवें नंबर पर पा आता है। कौन सा, तो आप कैसे याद करेंगे, कंठ का, तालव्य, च, मूर्धा, ट, दंत्य, त और ओष्ठ, प। मतलब ये आपके वर्ग हो गए। ठीक है दोस्तों, क वर्ग आता है किसमें, कंठ में। च वर्ग आएगा आपका किसमें, तालव्य में। ट वर्ग आएगा आपका मूर्धन्य में। और त वर्ग आएगा आपका दंत में। ओष्ठ वर्ग, प वर्ग आएगा आपका ओष्ठ में। हम कंठ में ऐसे भी जान सकते हैं कि जब हम उच्चारण करते हैं, क वर्ग का उच्चारण करते हैं, जैसे कि आप क वर्ग का उच्चारण करके देखिए तो आपके कंठ से वायु टकराते हुए निकलेगी। व्यंजन का अर्थ ही होता है कि जब वायु हमारे मुख विवर में किसी ना किसी भाग से टकराते हुए निकले, जैसे कि तालव्य, तालव्य, दंत या फिर आपका कंठ, मूर्धन्य, इनसे टकराकर वायु निकले, तो वो ही व्यंजन होते हैं। स्वर में क्या होता था कि स्वर में जो वायु होती थी बिना बाधा के, बिना रुकावट के निकल जाती थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में रुकावट आती है, बाधा उत्पन्न होती है। और जो उत्पन्न होती है वो किस प्रकार, किस कारण से होती है, क्योंकि जो हमारी वायु होती है वो हमारे मुख विवर में किसी ना किसी भाग से टकरा कर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो का वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु हमारी कंठ से टकरा कर निकलती है। और हम तालव्य में
जब हम चा वर्ग का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे तालव्य से टकरा कर आती है। कहां से टकरा कर आती है दोस्तों? चा वर्ग के उच्चारण में तालव्य से। और जब हम टा वर्ग का उच्चारण करते हैं, किसका? टा वर्ग का उच्चारण करेंगे तो वायु हमारे मूर्धा से टकरा कर निकलेगी। जो उच्चारण होगा हमारे वायु जब मूर्धा से टकराएगी तब उसका उच्चारण होगा। जैसे ही आप ता वर्ग का उच्चारण करेंगे, ता वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जो वायु होगी वो हमारे दंत से टकरा कर निकलेगी। आप महसूस कर सकते हैं इसका, आप महसूस कर सकते हैं, बोल के देख सकते हैं। सारे आपको बोल के देखेंगे तो सब आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ वायु टकरा रही है, हमारी जीभ वहां लग रही है। ठीक है दोस्तों, अगला कौन सा आता है? ओष्ठ। पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ, मतलब जब तक हम अपने ओष्ठ बोल नहीं करेंगे, वायु ओष्ठों पे जाकर नहीं करेगी, तब तक हम पा वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकेंगे। अर्थात जब वायु ओष्ठ से निकले, ओष्ठ का जिसमें काम हो तो कौन से ओष्ठ वर्ग में आएगा, अर्थात पा वर्ग इसमें आएगा, ओष्ठ में आएगा। अब दोस्तों हमारे ये वर्गीय व्यंजन हो गए, वर्गीय व्यंजन हो गए। कितने थे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन? टोटल 25 थे। अब उसके बाद में हमारे 4 व्यंजन, 8 व्यंजन और बचते हैं। 4 कौन से बचते हैं? 4 व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन बचते हैं और 4 व्यंजन आपके जो आपके स्पर्शी ऊष्मीय व्यंजन वो बचते हैं। कौन से बचते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। तो दोस्तों या का आप उच्चारण करें तो आप देखेंगे कि इस कंठ में वायु नहीं लग रही। आप जैसे कि आप उच्चारण करेंगे, कंठ में वायु नहीं लग रही, तो आप अगर इसका द्वारा उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि वायु हमारे तालव्य से होते हुए जा रही है। तो अगर तालव्य, इसको आप सीक्वेंस में याद करेंगे, या ला हुआ, तो आप देखेंगे कि तालव्य से होकर वायु, तालव्य में वायु टकरा रही है और हमारे मुख से बाहर आ रही है। तो जैसे ही आपने या को तालव्य में रखा, या को तालव्य में रखा, उसके बाद सीधे ही सीक्वेंस में ये बैठे थे, सीधे ही सीक्वेंस में ये बैठे थे। तो रा को मूर्धन्य में और ला को दंत में, उष्ट को वा में रख देते हैं। कौन से में? रा का उच्चारण आपका किससे होगा? मूर्धन्य से। ला का उच्चारण किससे होगा? दंत से। और आपकी वा का उच्चारण किससे होगा? उष्ट से। अतः आप याद कर सकते हैं कि कंठ को छोड़कर, कंठ को छोड़ दें, उसके बाद में आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं सीधे सीक्वेंस से। अब उसके बाद में आपका नंबर आता है बचे हुए 4 ऊष्मीय व्यंजनों का। ऊष्मीय व्यंजन कौन से थे? श, 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 ह। मतलब इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसका नामकरण कर चुके हैं। अब इसको हम श सीटी वाला या सा षटकोट वाला या सा सरलता वाला नहीं बोलेंगे। अब हम इसको क्या बोलेंगे? श तालव्य वाला, तालव्य श। इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य श। इसको क्या बोलेंगे हम? दंत श। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका उच्चारण हमारे तालव्य से हो रहा है। जब वायु तालव्य से टकरा रही है तब इसका उच्चारण हो रहा है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये तालव्य श है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मूर्धन्य श। वायु अर्थात हमारे मूर्धा से टकरा कर बाहर आ रही है, इसका उच्चारण वायु हमारे मूर्धा से टकरा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूर्धन्य श। और इसको क्या बोलेंगे? आपके दंत श। ठीक है। अब दोस्तों एक और बचता है आपका हा। कौन सा? हा। तो उसको आप कहाँ रखेंगे? उसको आप कंठ में रखेंगे। जैसे ही आप हा का उच्चारण करेंगे, आप हा का उच्चारण करके देखिए, तो आप पाएंगे वायु आपके सीधे कंठ से निकल रही है, कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है। अर्थात यह किसमें? कंठ में आएगा। और आपके विसर्ग भी मित्रों किसमें आता है? कंठ में ही आता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला वर्गीकरण हम किसमें करते हैं? दूसरा किसमें बांटा हमने? विकास काल में हुए परिवर्तन के आधार पर। अर्थात जो धीरे धीरे जो भाषा का विकास हुआ, जो वर्णों के बारे में जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने खोज लगाया, तो उसके आधार पर भी हमने इसको बांटा है। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कोमल तालव्य। इसमें सबसे पहले किसको देखते हैं? कोमल तालव्य। कोमल तालव्य में हमने क वर्ग को रखा है। किसको रखा है दोस्तों? क वर्ग को। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका उच्चारण में ज्यादा मशक्कत से नहीं कर सकते, हम इनको कोमल तालव्य कहते हैं। अर्थात ये कोमल वर्ड होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा आता है आपका कौन सा? कठोर तालव्य। कठोर तालव्य में हमने च वर्ग को रखा है। किसको? च वर्ग को। अगला कौन सा आता है दोस्तों? पूर्व तालव्य। पूर्व तालव्य। पूर्व तालव्य में हम किसको रखते हैं? ट वर्ग को। ट वर्ग किसमें आते हैं दोस्तों? पूर्व तालव्य में। अगला कौन सा आता है आपका? वत्स्य। वत्स्य का मतलब होता है मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। अर्थात पहले ये दंत थे। ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पूरा ता वर्ग है वो ता वर्ग किसमें आता है? दंत में। दंत न,
न किसमें आता है, दंत में। किसमें आता है, दंत में। ला किसमें आ रहा है, दंत में। सा किसमें आ रहा है, दंत में। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ और इसमें शोध किया गया तो उसमें पाया गया कि जो हमारी जिह्वा है और जो वायु है वो दंत से ना होते बल्कि दंत के नीचे उनकी जड़ों में, मसूड़ों पे टकराती है। इसलिए इनको जब विकास हुआ तो क्या किसमें रखा गया, बस्त में रखा गया। अर्थात ये पहले दंत थे और अब ये क्या है, बस्त में रखा गया। अगला आता है आपका स्वर यंत्री। सबसे ऊपर, सबसे हम मुख्य विवर में जब लेते हैं तो ऊपरी भाग नीचे से लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, स्वर यंत्री, या इसको काकल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, काकल्य भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर आपका कंठ, उसके बाद तालव्य, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, फिर ओष्ठ का आता है। तो अगला आता है आपका क्या, स्वर यंत्री। इसको क्या कहते हैं, इसको काकल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काकल्य भी कहते हैं। और इसको अलिजिह्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अलिजिह्वा। अलिजिह्वा क्यों कहते हैं, काकल्य मैंने आपको बताया क्या होता है, और अलिजिह्वा क्यों कहते हैं। अली का अर्थ होता है भौरा। भौरा क्या होता है दोस्तों, अली का अर्थ भौरा। अर्थात जब हम हा का उच्चारण स्वर यंत्री, काकल्य, अलिजिह्वा में किसको रखा गया है, हा को रखा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये भंवरे की समान आवाज आती है, जैसे कि भंवरा आवाज कर रहा हो। जैसे आप भौरे की आवाज सुनेंगे तो ऐसे आवाज करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलिजिह्वा भी कहते हैं। और ये पहले कंठ वर्ग में आता था। इसका उच्चारण स्थान हम क्या मानते थे, पहले कंठ मानते थे, लेकिन वर्तमान में इसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्री, अलिजिह्वा या काकल्य कहा जाता है। अगला आता है दोस्तों दंतोष्ठ। क्या आता है दोस्तों, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का अर्थ होता है कि जो दंत, क्या मैंने कहा, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, दंतोष्ठ कहते हैं। अर्थात जब वायु उच्चारण करते हैं तो वायु दंत और ओष्ठ दोनों से टकरा कर निकलती है, दोनों की सहायता से बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। ये पहले ओष्ठ वर्ग में आते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि वह इसमें आता था ओष्ठ में, लेकिन इसको जैसे विकास हुआ, शोध हुआ, इसमें दंतोष्ठ। इसका जैसे आप उच्चारण करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें उच्चारण व बिना ओट गोल किए, जब तक आप ओटों का प्रयोग नहीं कर रहे, जब तक आपकी जो जिह्वा है वो आपकी दांतों से लग रही है, व वायु आपकी देखेंगे कि दांतों से स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको किस में रखा गया, दंतोष्ठ में रखा गया। वर्तमान में इसका उच्चारण स्थान किसको माना जाता है, दंतोष्ठ। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण पढ़ लिया। अगला हमारा कौन सा आता है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। मैंने आपको प्रयत्न का अर्थ बता दिया है और इसमें दोस्तों दो प्रकार से इसको बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया अव्यांतर प्रयत्न के आधार पर, कौन सा दोस्तों, अव्यांतर, और दूसरा कौन सा बांटा गया है, बाह्य। कौन सा, अव्यांतर और बाह्य। दोस्तों इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अपनी कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपने घर वालों की ख्याल रखें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।